हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज के पेपर की। और आज के पेपर में आप लोगों के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे और जितने भी क्वेश्चन मुझे पता चला है उससे संबंधित मैं आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईवीएस के क्वेश्चन और उसके बाद नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो सारे ही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो देखिए, आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ईवीएस हो जाता है, बाकी के टॉपिक जो है वो रिपीट हो ही रहे हैं। ईवीएस भी रिपीट ही हो रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है चेंजेस कुछ क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है, तो इसीलिए ईवीएस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो ये आपको बताना था। तो ये देखिए, इसका सही आंसर है आपका मध्यमंडल, मीजोस्फेयर। यहाँ आते ही उल्कापिंड वायुमंडल की इस परत में आते ही वो जलकर राख हो जाता है। अच्छा, क्या विशेषता है इस मंडल की? तो देखिए, इस मंडल का तापमान सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है, -100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसीलिए इस मंडल में उल्कापिंड जलकर राख हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी हम लोग वायुमंडल के स्तर को देख लेते हैं। तो देखिए, क्षोभ मंडल होता है जिसे हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं, और यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, बादलों का बनना, आंधियों का चलना, बर्फ का गिरना इत्यादि इसी मंडल में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका वायुमंडल का स्तर होता है वो होता है समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको वायुयान यानी जो आपका एरोप्लेन उड़ता है वो इसी मंडल में उड़ता है, और ये वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त है। ओजोन की गैस की जो परत है वो इसी मंडल में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद मध्य मंडल की बात करें तो ये तीसरा मंडल होता है जिसे हम मीजोस्फेयर कहते हैं, और इसमें हमने अभी बताया था आपको कि जो आपका उल्कापिंड है वो जल जाता है। उसके बाद अगर फोर्थ लेयर की बात करें तो बाह्य या आयन मंडल, बाह्य मंडल भी इसको कहते हैं और आयन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। आयनोस्फेयर इसका नाम है, तो आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, वायुमंडल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंडल में क्या देखने को मिलता है? तो रेडियो, टेलीविज़न और फ़ोन का उपयोग कर पाते हैं इसी मंडल की वजह से, ठीक है। तो यहीं से सारी चीज़ें कनेक्ट होती है। नेक्स्ट देखिए, बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल की बात करें तो एग्जोस्फेयर इसको कहते हैं, और इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है कि यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी परत जो है वो आपका बहिर्मंडल होता है, यानी एग्जोस्फेयर होता है, और इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए इस मंडल के बाद जो है अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो ये लास्ट मंडल होता है, इसके बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में पूछा था, तो इसीलिए राजस्थान होगा। और उसके बाद अगर बात करें तो आपका गुजरात और असम हो जाएगा। जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, और उसके बाद है आपका गुजरात और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आपका, देखिए पोचमपल्ली से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। बस इस टॉपिक को पढ़ना और ये किस राज्य से संबंधित है उसको पढ़ना आवश्यक है। पोचमपल्ली साड़ी सबसे पहले किस राज्य का हिस्सा थी? तो ये आंध्र प्रदेश का था, जो कि अब तेलंगाना को हो गया है। तो तेलंगाना कब बना? 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और ये अलग राज्य बना तेलंगाना। तो तब अब जो है, अब पोचमपल्ली की साड़ी किस राज्य का हिस्सा है? तो तेलंगाना का। लेकिन पहले किस राज्य का था? तो आंध्र प्रदेश का था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आज पूछा गया था आपके, कारगिल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, कारगिल जो है वो लद्दाख में यहाँ स्थित है। और अगर कारगिल विजय दिवस की बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पेट्रोलियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? तो मोम, कोयला, ग्रीस या डीजल? तो सही ऑप्शन आपका कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन की तो हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह, पानी नहीं, ऊंचे पर्याप्त हवा,
पहाड़, उसके बाद है पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, और हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका मधुमक्खी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो ये मैं कई बार करवा चुकी हूँ। मधुमक्खी, हाथी से संबंधित, निफेंथिस पौधे से संबंधित, खेजड़ी वृक्ष से संबंधित ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस इस पर आपको कई क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको हेल्प मिलेगी। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो अक्टूबर से दिसंबर होती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो मधुमक्खी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ लें अच्छे से। उसके बाद मधुबनी चित्रों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो देखिए, पीसे हुए चावल का रंगीन घोल, और इसी में सब कलर मिला करके अलग अलग प्रकार के कलर बनाए जाते हैं। तो मेन जो होता है, यानी बेस कलर जो होता है यहाँ पर, वो पिसा हुआ चावल होता है, चावल का घोल, पिसे हुए चावल का घोल। तो यहाँ पर अगर सही ऑप्शन आपका जो होगा वो होगा पिसे हुए चावल का रंगीन घोल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ब्रेल लिपि से पूछा गया था। तो ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, और यह लिपि आधारित होती है। तो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। उसके बाद देखिए, NEP 2020, NCF 2005, निपुण भारत से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, मैंने NEP भी करवा रखा है, आपके निपुण भारत पर मैंने थ्योरी करवा रखा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो ये आपका जो ऑप्शन होगा बहुभाषावाद, वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, NEP से ही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि NCF 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक का मूल्यांकन का आधार होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है भाषा की समझ, दूसरा है पढ़ने की क्षमता, सी ऑप्शन है अभिव्यक्ति की क्षमता, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए, NCF 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक का जो मूल्यांकन है, उसका आधार भाषा की समझ, पढ़ने की क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता, ये सारे ही होना चाहिए। तो इसीलिए आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके CDP से स्टार्ट हो गए हैं। तो इतने क्वेश्चन मुझे आपके EVS में पता चला था, जिसका मैं आंसर लेके आई थी। आप चलिए CDP के क्वेश्चन देखते हैं। बाइगॉत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, बाइगॉत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा है आनुवांशिक, तीसरा है नैतिक, और चौथा क्या है? शारीरिक। तो देखिए, बाइगॉत्स्की से संबंधित जब भी प्रश्न आए, अगर सामाजिक संस्कृति हो या फिर सामाजिक हो, तो वही ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह डैश से प्रभावित है। तो पहला ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, या फिर कोलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत से, या फिर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है कि बाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे से क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक होगा यहाँ पर, इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? पहला ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, फिर है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, उसके बाद दिया है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, और विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। देखिए, सबसे पहले देखिए, इन्होंने अवस्था कौन सा पूछा है? संवेदी प्रेरक। तो यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। नेक्स्ट देखिए, कोलवर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। कठोर निर्देश आप नहीं देंगे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन ऑप्शन है आपका व्यवहार के स्पष्ट नियम बना करके, या फिर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
नेक्स्ट देखिए, आपके एनसीएफ से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एनसीएफ एनईपी इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके बाद देखिए, मैथ में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके पैटर्न से, डिवाइड से, प्लेस वैल्यू से, एरिया से, एलसीएम, एचसीएफ, ट्राइंगल्स से संबंधित, उसके बाद एनईपी 2020 और बैन हीले और एनसीएफ 2005 से आपके मैथ में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर कुल मिलाकर बात करें तो देखिए, आपका सारा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये जो पेपर है आपका मैथ का वो बहुत ईजी आ रहा है। तो मैथ में आपके वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन सब को आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें लगातार करते रहें और बैन हीले को अच्छे से पढ़कर जाएं, साथ में एनसीएफ को भी पढ़कर जाएं। बात करें अगर हिंदी में, तो हिंदी में देखिए, तारपत्र से संबंधित आपका पैसेज पूछा गया था और सुंदर लिखावट से संबंधित आपका अनसीन पैसेज पूछा गया था। इसके बाद उसी में जैसे आपका पैसेज होता है उसी में उपसर्ग, प्रत्यय और अलंकार पूछ दिया जाता है। और इसके बाद आपका आया था वाइगॉत्स्की से उत्पादन कौशल से, एनईपी 2020 से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, ये था आपका 27 जनवरी यानी आज के पेपर की एनालिसिस शिफ्ट 1 की। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।